हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस राज, फाउंडर एंड ट्यूटर ऑफ द ग्लोबल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ग्रामर के एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कैसे ग्रामर का ये वाइटल रोल प्ले करता है ग्रामर में, वो हम समझते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आप कोई फंक्शंस किसी भी, जैसे आप एक कार लें, एक बाइक या एक हाउस के फंक्शनल यूनिट को समझें तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हम एक कार खरीदते हैं तो उस कार में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टीयरिंग होते हैं, इंजन होते हैं, उसके व्हील्स होते हैं। उसी प्रकार से हम हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें भी कई हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे ब्रिक होते हैं, सीमेंट होते हैं, वुड और भी कई मटेरियल्स लगकर हमारे घर का निर्माण होता है। उसी तरह से एक लैंग्वेज को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, यानी कि फंक्शनल यूनिट की ज़रूरत होती है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। चलिए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। फंक्शंस की बात करें, व्हाट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। किसी भी लैंग्वेज के लिए जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो फंक्शनल यूनिट जिसको हम कहते हैं, वो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसी भी लैंग्वेज के लिए। दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे डू इन अ सेंटेंस। और इनको विभिन्न भाग में डिवाइड किया जाता है उसके प्रयोग के आधार पे। किस में प्रयोग? तो वाक्य में जो वो प्रयोग होगा उसके आधार पे हम उसको डिफरेंट काइंड्स एंड क्लास में डिवाइड करते हैं। और दिस डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन्हीं डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में 8 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, और यही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यानी आप एक लाइन और समझे, आप अगर पहले भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, अभी हम लोग डिजिटल बोर्ड पे देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने बेसिक नाउन्स का वीडियो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो मैंने डाला है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। अभी फिर से हम लोग कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगे, तो मैंने सोचा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरू करते हैं, और इसके बाद जितने भी वीडियोज़ आएंगे सब सीरीज वाइज करके, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यानी पूरे सीरीज में हम लोग काम करेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत यहीं से करा है। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनीशन को समझ रहे थे। यू समझे, ऑल दी वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे डू इन अ सेंटेंस। यानी अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उसको वाक्य में प्रयोग के आधार पे 8 भागों में बांट दिया गया है, और यही 8 भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अब देखिए, क्या एक वर्ड अगर एक पार्ट ऑफ स्पीच है तो क्या हम उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं? क्या एक वर्ड हमेशा फिक्स होगा कि ये नाउन है तो हमेशा नाउन होगा? तो इट इज़ नॉट राइट टू टेल दैट अ वर्ड विल ऑलवेज बी नाउन और एडजेक्टिव। कोई भी वर्ड हमेशा फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि वो अपने फंक्शन के आधार पर जाना जाएगा। जैसे आप अभी देख रहे हैं, तो आप अभी एज यू आर वॉचिंग मी बीइंग अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट होने के नाते हमें देख रहे हैं, या हो सकते हैं आप कहीं काम कर रहे हो, तो आपके फंक्शन के आधार पे आपका नामकरण होता है। जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ तो आई एम अ टीचर। मैं अपने घर पर होऊंगा अपने दोस्तों के साथ तो देयर आई विल बी फ्रेंड। तो हमारे फंक्शन के आधार पे मेरा नामकरण होता है, आपका होता है। उसी प्रकार से किसी भी वर्ड का जो फंक्शन होगा उसी के फंक्शन के आधार पे वो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या अनदर पार्ट ऑफ स्पीच होगा। उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यूँ द सेम वर्ड यूज्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सेम वर्ड को हम कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पहला हमारा वर्ड है फास्ट। फास्ट, अब फास्ट को अगर हम ऐसे बोले तो क्या बोल सकते हैं? फास्ट मतलब तेज भी होता है, फास्ट मतलब उपवास भी होता है। तो अभी आप देखेंगे सेंटेंस, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस से हम लोग समझेंगे कि फास्ट कैसे डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस में डिवाइड होता है। देखिए, पहला सेंटेंस है, इट इज अ फास्ट ट्रेन। यहाँ पे फास्ट देखिए, एक नाउन के पहले, एक नाउन है ट्रेन, और इसके पहले फास्ट का प्रयोग किया गया है ट्रेन को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। यहाँ पे फास्ट का प्रयोग हो रहा है, अर्थात अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को देखें तो उसको ग्रामर में हम एडजेक्टिव कहते हैं। आगे हम लोग एडजेक्टिव को भी इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, ही रन्स फास्ट। रन्स मतलब वह दौड़ता है,
और कैसे दौड़ता है तो फास्ट दौड़ता है, यानी दौड़ने को क्वालिफाई कर रहा है, एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, फास्ट, और यहाँ पे ये एडवर्ब कहलाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, द मुस्लिम फास्ट इन द डेज ऑफ रमजान। अब यहाँ पे भी फास्ट है। अब मुस्लिम फास्ट क्या करते हैं मुस्लिम लोग, तो उपवास करते हैं। इट मीन्स एन एक्शन, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन, यानी कुछ किया जाता है, और क्या, तो उपवास, अर्थात यहाँ पे फास्ट क्या है, वर्ब है। फिर है हमारा आई एम ऑन फास्ट टुडे, आज मैं उपवास पर हूँ। क्या पर हूँ भाई, तो उपवास, यानी यहाँ प्रीपोजिशन है, फिर यहाँ फास्ट है, तो यहाँ पे ये नाउन है। इस प्रकार से आपने देखा द सेम वर्ड कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग किए गए हैं। जैसे यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव है, यहाँ रन्स के बाद फिर फास्ट है तो यहाँ एडवर्ब है, यहाँ द मुस्लिम फास्ट यानी वर्ब का काम कर रहा है, और फिर इस वाले सेंटेंस में ये फास्ट नाउन का। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में काम कर रहा है। उसी के बाद एग्जाम्पल फिर नीचे भी मैंने लिया है, वो भी आप देख सकते हैं। फेस, आप खुद डिसाइड करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इनमें ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, पहला सेंटेंस है हर फेस इज़ वेरी चार्मिंग, फिर दूसरा है सी यूजेज फेस पाउडर, फिर लर्न टू फेस डेंजर्स, दे आर सिटिंग फेस टू फेस, ये सब आप देख सकते हैं। और इसमें मुझे आप बताएंगे फेस ये जो वर्ड है ये कौन कौन पार्ट ऑफ स्पीच है किस वाले सेंटेंस में। उसी तरह डैट भी है, आगे भी कुछ है। फिर इसके बाद अभी हम लोग देख लिए कि कैसे एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग होता है, कैसे अलग अलग सेंटेंस में। अब हम लोग पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। आप जानते हैं कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन, नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। जिसमें पहला हमारा जो पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, वो नाउन है। अभी हम लोग लगे हाथ नाउन को भी समझ लेते हैं। नाउन की बात करें तो व्हाट इज़ नाउन, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या है, नाउन क्या है। हिंदी में भी और अंग्रेजी दोनों ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं। तो नाउन्स की बात करें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि, भाव, विचार इत्यादि के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। यानी एक लाइन में अगर हम समझें तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा है नाउन्स का मतलब ही होता है नेम्स। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। वही वाली बात है जो आप बचपन में पढ़ते हैं। लेकिन मज़े की बात क्या है, हमें इसके एडवांस एप्लीकेशन को समझना है। तो हम लोग बस थोड़ा सा बेसिक को बढ़ाते हुए चलते हैं, ताकि शुरू से जो लोग अगर नाउन भूल भी गए हैं, बचपन में पढ़े हों या स्कूल लाइफ में पढ़े हों, अगर भूल गए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये बैकअप हो जाएगा। फिर आगे हम लोग इसके एडवांस्ड जो हमारे कंपटीशन या जो बड़े एग्जामिनेशन के लिए तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो उसमें जो सवाल आते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। चलिए हम लोग नाउन की बात करें तो मेनली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द नाउन, 2 प्रकार के नाउन होते हैं। अभी तक आप लोग देखे होंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, लेकिन मैं एक और आपको बता दूं कि नाउन्स हैव ओनली 2 मेन काइंड्स। यानी मुख्य रूप से देखें तो नाउन 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला कंक्रीट नाउन है और फिर सेकंड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, दीज आर कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब ये किसके आधार पर बटा हुआ है, व्हाट इज़ कंक्रीट नाउन एंड व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सभी लोगों ने नाम सुना होगा और कुछ लोग कंक्रीट नाउन भी पढ़े होंगे, जानते होंगे, और नहीं जान रहे तो अभी आप जान जाएंगे कि व्हाट इज़ कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन्स की बात करें और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कैसे डिवाइड किया गया है, 2 काइंड्स में कैसे नाउन्स को डिवाइड किए गए हैं वो हम समझते हैं। कंक्रीट की बात करें तो वैसे नाउन दैट हैज़ फिजिकल फॉर्म, जिसके फिजिकल फॉर्म होंगे, जिसके शेप एंड साइज होंगे, दैट कैन बी टच, जिसको हम छू सकते हैं, दैट कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, वो सारे नाउन कंक्रीट नाउन में काउंट किए जाएंगे। एंड द रेस्ट ऑल अदर नाउन्स विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, दे ऑल आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं या सोच सकते हैं, जिसके बारे में आइडिया विचार कर सकते हैं, वे सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, कंक्रीट नाउन रेफर्स टू थिंग्स दैट हैव फिजिकल फॉर्म, यानी जिसके शेप एंड साइज होंगे, फिजिकल फॉर्म होंगे, वे सारे नाउन कंक्रीट नाउन होंगे। एंड इट मीन्स दे कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेज, जिसको हम अपने हाथ से छू सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, वे सारे नाउन।
एंड सेकेंड, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो फिजिकल फॉर्म्स, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होते हैं। दे कैन बी ओनली फील और थॉट ऑफ, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दे ऑल आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब हम लोग फिर आते हैं सब काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन्स। अब हम लोग समझेंगे सब काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन को। दिस नाउन्स फॉल इनटू 4 क्लासेज। अब ये जो कंक्रीट नाउन जो हमने देखा, 2 पार्ट हमने कर दिया, फिर उसमें जो कंक्रीट नाउन है ये 4 भाग में यानी 4 क्लासेज में इसको हम डिवाइड करते हैं, हमारे जैसा हमारे ग्रामरियन ने किया है। पहला हमारा है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, फिर हम लोग नीचे देखेंगे मटेरियल नाउन, फिर आएगा आपको कलेक्टिव नाउन। पहला कॉमन नाउन की बात करें तो द नेम शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप इट हैज़ प्लूरल फॉर्म। अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो ये वैसे नाउन है जो किसी खास व्यक्ति वस्तु को संबोधित न करके उसके पूरे जाति समुदाय का बोध कराए, वैसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय बोले लड़का तो सारे लड़के की बात हो गई, वो कॉमन नाउन हो गया। टीचर बोले तो सारे टीचर, स्टूडेंट बोले तो सारे स्टूडेंट, ये सारे नाउन कॉमन नाउन कहलाएंगे। और इसके फिजिकल फॉर्म इसके प्लूरल फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, टीचर, टीचर्स भी बोल सकते हैं, टाइगर, टाउन, कंट्री, एनिमल, ये सारे नाउन की अगर हम बात करें तो इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं, जिसका प्लूरल फॉर्म भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, एक से बहुवचन बना सकते हैं। सेकेंड हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर का मतलब होता है वंस ओन, किसी का अपना। जैसे आपका कोई अपना नाम है, मेरा अपना नाम है, यानी दुनिया में जितने भी चीज़ है उसका अगर कोई पार्टिकुलर नेम है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी जानवर का, वे सारे नाम प्रॉपर नाउन में गिने जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यानी द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दीज ऑल आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे अमर, अमर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम, पटना एक खास शहर का नाम, रॉकी एक खास लड़के का नाम, पानापुर एक खास जगह या ग्राम का नाम कह सकते हैं, यमुना एक खास नदी का नाम, इस प्रकार से मुजफ्फरपुर बोले तो एक खास शहर का नाम। ये सारे नाम प्रॉपर नाउन में काउंट होंगे। प्रॉपर का मतलब ही होता है वंस ओन, किसी का खुद का अपना। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको भी देखेंगे क्योंकि एक्सेप्शन से ही सवाल आते हैं। द हिमालयाज, रेंजेज ऑफ माउंटेन, हिमालयाज की बात करें, द अल्प्स, यूरोप की जो पहाड़ी है, गंगाज, ये सब प्लूरल नाउन्स में काउंट किए जाएंगे, जबकि होते ये प्रॉपर नाउन। हिमालय खास एक रेंजेज ऑफ माउंटेन है, फिर भी ये एक्सेप्शन में आते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। कुछ और आगे हम लोग देखते हैं नोट में क्या लिखा गया है। अ प्रॉपर नाउन बिकम्स अ प्रॉपर नाउन becomes a common noun when it denotes a class of person or things and is used in a descriptive sense। देखिए, एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन भी बन सकता है। कब? जब इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के या किसी थिंग्स के क्लास की बात करें, उसके क्वालिटी की बात करें, उसके क्वालिटी को हम अगर कैरी करें तो हम इसको कॉमन नाउन के जैसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे न्यूटन की बात करें तो हम लोग जानते हैं ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, न्यूटन, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। अब देखते हैं न्यूटन एक प्रॉपर नेम भी है और कैसे हम न्यूटन को कॉमन नेम के भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी समझते हैं। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी उस न्यूटन की बात हो रही जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सिद्धांत बताया था, खोज किया था। तो न्यूटन यहाँ पे एज अ प्रॉपर नाउन है, यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ही इज द न्यूटन ऑफ द एज। अब यहाँ पे देखिए, अब किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है जो न्यूटन नहीं है, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि वो इस काल के न्यूटन हैं। जैसे हम लोग भारत के आइंस्टाइन नागार्जुन को कहते हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन वो नेपोलियन तो नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट जो वहाँ था। यानी कहने का अर्थ है उसका नाम हम लोग एज अ कॉमन नाउन, यानी उसके क्लास की बात करते हैं कि उसके जैसा है। अगर इस व्यक्ति में कुछ वैसा क्लास है, कुछ क्वालिटी है, तो हम वैसे नाम का प्रयोग एज अ कॉमन नाउन हम कर सकते हैं। यानी द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर, क्योंकि न्यूटन एक एस्ट्रोनॉमर के रूप में, एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उसी तरह कुछ और बात जो ध्यान में रखना है, ध्यान क्या रखना है, रिमेंबर दिस मैन इज अ सेकेंड न्यूटन। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है न्यूटन
और कहा जा रहा है ही इज़ अ न्यूटन, तो मतलब कि वही है कि कोई एक व्यक्ति है जो न्यूटन है। फिर है ही इज़ द न्यूटन ऑफ द एज। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हुआ है कि कोई न्यूटन की बात नहीं हो रही, बल्कि उस व्यक्ति में न्यूटन के जैसा क्लास है, क्वालिटी है, तो उसके बात हम करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ गोल्डन एज में नागार्जुन हुए तो उनको बाद में आइंस्टाइन बता दिया गया कि हाँ वो भारत का आइंस्टाइन है। तो इस प्रकार से जो संज्ञाएं दी जाती है, जो बाहर की संज्ञा, जो किसी के प्रॉपर नाउन की संज्ञा दी जाती है, तो उसका हम प्रयोग एज अ कॉमन नाउन कर सकते हैं। जैसे इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट एक पार्टिकुलर कंट्री भी है, प्रॉपर नेम भी है। तो यहाँ पे इजिप्ट इज़ अ कंट्री बोले तो इजिप्ट एक खास देश का नाम है। लेकिन अगर हम बोले मेनी इजिप्ट्स कुड बी कंटेन्ड इन इंडिया, क्योंकि इजिप्ट एक छोटी सी कंट्री है, तो वैसे छोटी छोटी कंट्री तो इंडिया में कई सारे समा जाएंगे। तो यहाँ पे हम इजिप्ट अगर सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ले यहाँ, तो इजिप्ट का प्रयोग हम एज अ कॉमन नाउन, यानी एक छोटे देश को डिनोट करने वाले, यानी एक छोटे देश के बराबर वाले में हमने इसको काउंट करा है। मेनी इजिप्ट्स, तो यहाँ पे इजिप्ट जो है कॉमन नाउन है। हेयर इजिप्ट्स का मतलब क्या है? कंट्रीज एज लार्ज एज इजिप्ट्स, जो इजिप्ट्स के बराबर कंट्रीज हैं। नहीं, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कॉमन नाउन में भी प्रॉपर नाउन का हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसकी बात हम करें, समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो इट डिनोट्स द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स एज अ कंप्लीट होल, and a collective noun denotes one undivided whole and hence the verb following is singular। अगर हम collective noun की बात करें तो ये एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के समूह का नाम होगा, कलेक्शन का नाम होगा, ग्रुप का नाम होगा। वैसे सारे नाउन जो एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करे वो सारे कलेक्टिव नाउन में काउंट किए जाएंगे। जैसे तो हम टीम बोले तो टीम की बात करें तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, एक समूह हो गया, प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम बोलते हैं। फैमिली बोले तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कुछ सदस्य मिलकर एक परिवार बनते हैं। क्लास बोले तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। पार्लियामेंट ग्रुप ऑफ मेंबर्स, वहाँ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ऑडियंस ग्रुप ऑफ पीपल, ये सारे नाम कलेक्टिव नाउन में काउंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें द टीम इज स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे द टीम इज स्ट्रॉन्ग अर्थात टीम एज अ कलेक्टिव बात हो रही है कि हो सकता है कि टीम में कोई पार्टिकुलर प्लेयर थोड़ा कमज़ोर पड़ता हो, लेकिन टीम एज अ हम कलेक्टिव बात करें तो स्ट्रॉन्ग है, तो द टीम इज स्ट्रॉन्ग की हम बात कर रहे हैं। द ज्यूरी इज़ यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन, अब यहाँ पे हमने सिंगुलर लिया, जबकि ज्यूरी को हम प्लूरल में भी काउंट कर सकते। तो यहाँ अगर द ज्यूरी आ रहता तो यहाँ पे देयर हो जाता, वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ से एक कॉमन एरर का सवाल बनता है। द ज्यूरी इज़ यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन, यानी ज्यूरी यहाँ पे एज अ कलेक्टिव नाउन प्रयोग किया गया है। इसी कारण से अभी हमने कहा कि कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। व्हेन दिस वर्ड्स डिनोट द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप ऑफ देयर नाउन्स of multitude and hence the words are plural although the nouns are singular in form। अगर यही नाउन जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी इंडिविजुअल, जैसे द टीम इज, द टीम आर में एक अंतर है। अगर हम बोले द टीम इज स्ट्रांग तो मतलब है कि ओवरऑल जो टीम है वो मजबूत है। जैसे आज की अगर हम बात करें तो अपने ही हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को देखें तो हो सकता है किसी का फॉर्म थोड़ा गड़बड़ चल रहा हो, लेकिन टीम अगर मैच जिता ले रही है, अगर कप ला रही है, इसका मतलब है टीम स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि द टीम आर स्ट्रांग, द इंडियन क्रिकेट टीम आर स्ट्रांग, इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी प्लेयर ऑफ द टीम आर स्ट्रांग, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी की बात इंडिविजुअल रूप से हो रही है। तब हम उसके दौरान द टीम हैव गॉन टू मुंबई टू प्ले अनदर मैच, अब यहाँ पे द टीम हैव है, द टीम हैज़ नहीं है। इट मीन्स टीम के जितने भी मेंबर हैं उन सारे की बात हो गई, यानी कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में टीम का प्रयोग किया गया है। फिर आगे हम देखें, कंपेयर में दो सेंटेंस है। द क्लास इज लर्निंग इट्स लेसन, तो यहाँ पे एज अ कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वही बोले ऑल द क्लासेज आर बिजी, यानी सारे कक्षाएं जो है व्यस्त हैं, तो यहाँ पे क्लासेज क्या है तो कॉमन नाउन है। इस प्रकार से ध्यान रखना है कि एक कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फिर हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी मटेरियल नाउन हम किसको कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं किसी भी पदार्थ को जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जिसको मापा या तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है।
दे ऑल आर कॉल्ड मटेरियल नाउन एंड इट हैज़ नो प्लूरल फॉर्म। इसको हम सिंगुलर से प्लूरल यानी काउंटेबल नाउन में काउंट नहीं करेंगे। दिस विल बी काउंटेड इन अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन में आगे रखेंगे। एग्जाम्पल में देखें तो वाटर, गोल्ड, वेट, ऑयल, पेपर, प्लास्टिक एट्सेट्रा, ये सारे मटेरियल हैं जो सब्सटेंस है कि इससे किसी वस्तु का निर्माण होता है या जिसको हम माप या तौल सकते हैं, एक लाइन में समझे तो। बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टोन। अब देखिए यहाँ ब्रिक्स नहीं है, स्टोन्स नहीं है, कारण जबकि हम ईंट को गिन सकते हैं। हिंदी एक ग्रामर में देखें तो ईंट, एक ईंट 4 ईंटें हम बोल सकते हैं, बट इन इंग्लिश ग्रामर ब्रिक्स कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं होगा। इन द प्लेस ऑफ ब्रिक्स आपको यूज क्या करना है, पीसेज ऑफ ब्रिक्स। यहाँ नोट में हमने लिखा भी है, एक एक लाइन मैंने यहाँ इन डिटेल करके टाइप करके दिया है। नोट में अगर देखें तो पीसेज ऑफ ब्रिक हम यूज करेंगे, ब्रिक्स का प्रयोग या स्टोन्स का प्रयोग इन इंग्लिश ग्रामर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके जगह पीसेज ऑफ ब्रिक या पीसेज ऑफ स्टोन ये आप बोल सकते हैं। एक और बात ध्यान रखना है कि नेम्स ऑफ फ्रूट्स आर काउंटेबल नाउन, जबकि वो भी मटेरियल में आते हैं लेकिन वो काउंटेबल में, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना की बात करें तो आई ईट अ बनाना यानी काउंटेबल, ए आर्टिकल लगा तो काउंटेबल में आ गया। ही लाइक्स बनानाज, तो दोनों सेंटेंस सही है। ध्यान रखना है नेम ऑफ द फ्रूट्स आर काउंटेबल नाउन। उसके बाद है कुछ स्टार पॉइंट्स और देख लेते हैं। द सेम वर्ड कैन बी अ मटेरियल नाउन और अ कॉमन नाउन अकॉर्डिंग टू द सेंस, यानी सेम वर्ड जो है कहीं मटेरियल नाउन तो कहीं कॉमन नाउन के जैसा प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, फिश लिव इन वाटर, तो यहाँ पे फिश क्या है, कॉमन नाउन है, इन प्लूरल फॉर्म है। जबकि वही बोले फिश इज़ गुड फॉर फूड, यानी यहाँ पे एज अ मटेरियल नाउन है, जब उसका एज अ पदार्थ खाने के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं तो। उसी तरह और एग्जाम्पल है, गिव मी वन ऑफ योर मैंगोज। अब यहाँ पे मैंगोज कहने का अर्थ है कॉमन नाउन है क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल है, लेकिन वही बोले मैंगो इज़ माय फेवरेट फ्रूट, तो ये मैंगो इज़, अब यहाँ पे सिंगुलर लग रहा है मैंगो के साथ, तो ये मैंगो मटेरियल नाउन है। और ये अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड, जेसी नेस्फील्ड साहब जो कि इंग्लिश ग्रामर के बहुत बड़े हस्ती हैं। कुछ लोग ऐसे सेंटेंस को गलत भी कहते हैं, लेकिन नेस्फील्ड साहब को हम लोग मान कर चलेंगे क्योंकि कमीशन कोई भी हो, एसएससी हो या यूपीएससी ही क्यों ना हो, जेसी नेस्फील्ड के बातों को नहीं काट सकती है क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रामरियन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो अकॉर्डिंग टू जेसी नेस्फील्ड मैंगो इज़ माय फेवरेट फ्रूट, और यहाँ पे मैंगो क्या है तो मटेरियल नाउन है। तो आप देख सकते हैं यहीं पे मैंगोज और यहाँ पे मैंगो सेम वर्ड है, लेकिन यहाँ पे ये कॉमन नाउन है जबकि यहाँ पे ये मटेरियल नाउन है। आई डोंट हैव कॉफ़ी वेरी ऑफन। अब आई डोंट हैव कॉफ़ी, अब यहाँ पे कॉफ़ी, मैं अक्सर कॉफ़ी नहीं लेता हूँ, इसका मतलब है कॉफ़ी जो है यहाँ पे मटेरियल नाउन है। अगर वही सेकेंड देखें, 2 कॉफ़ीज़ एंड एन ऑरेंज जूस प्लीज़, किसी को ऑर्डर करते हैं जब हम जाते हैं तो वेटर को बोलते हैं 2 कॉफ़ीज़, मतलब है 2 कप्स ऑफ कॉफ़ीज़। एन ऑरेंज जूस का मतलब है अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉफ़ीज़ है तो एज अ कॉमन नाउन उसका हम प्रयोग कर लिए। एन ऑरेंज जूस है तो ये भी कॉमन नाउन, क्योंकि सिंगुलर या प्लूरल कॉमन नाउन का हम बना सकते हैं जबकि मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन, मुझे कुछ पेपर चाहिए जिस पर मैं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एज अ मटेरियल। लेकिन अगर हम बोले कि मैंने एक पेपर पढ़ने के लिए खरीदा तो आई बॉट अ पेपर टू रीड, तो यहाँ पे ये पेपर कॉमन नाउन है। तो अभी हेडिंग आपने देखा था कि कैसे एक मटेरियल नाउन कॉमन नाउन के जैसा प्रयोग किया जा सकता है सेम वर्ड, तो वो उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद है लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब हिंदी भाववाचक संज्ञा। ड्रॉन ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ ड्रॉन ऑफ, इसका अर्थ होता है खींचा हुआ, निकाला हुआ। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो ये कंक्रीट नाउन के क्वालिटी का नेम हो सकता है, फीलिंग्स का नेम हो सकता है, उसका एक्शंस हो, उसका स्टेटस या उसका आर्ट्स हो या कोई सब्जेक्ट्स के नाम हो, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। तो वही बात लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इंक्लूड द नेम्स ऑफ क्वालिटीज़, फीलिंग्स, एक्शंस, स्टेट्स, आर्ट्स और सब्जेक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो किसी भी गुण के नाम की बात करें, हमारे भावना का नाम हो या कोई एक्शन हो, कोई स्टेट हो या कोई कला हो या कोई विषय हो, इन सारे नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। जैसे क्वालिटीज़ में क्या आ सकता है, जैसे जस्टिस न्याय, मर्सी दया, पोलाइटनेस विनम्रता, ऑनेस्टी, ये सारे क्या, ऑनेस्टी की बात करें तो ईमानदार के अंदर ईमानदारी,
बेईमान के अंदर बेईमानी, यानी एक कंक्रीट नाउन के क्वालिटी की बात हो रही है। ऑनेस्टी किसके अंदर होगी, तो ऑनेस्ट मैन के अंदर, यानी एक कंक्रीट नाउन के क्वालिटी की बात हो रही है। तो ये सारे क्वालिटी में आ गए। फिर फीलिंग्स की बात करें हम, तो हैप्पीनेस क्या है, इट इज़ द जस्ट फीलिंग। प्लेजर क्या है, फीलिंग्स है। उसी तरह सौरो हम दुख व्यक्त करते हैं, गम में होते हैं, तो वो भी हमारा फीलिंग्स ही होता है, माइंड का। सरप्राइज, फियर, ये सारे फीलिंग्स में काउंट आएंगे। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही हैं। एक्शंस की बात करें, जैसे रेस, दौड़, ट्रीटमेंट, लाफ्टर, हंसी, गप, मजाक, हैट्रेट, फ्लाइट, रिमूवल, ये सब एक्शंस के नेम हो गए, तो वो भी क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही होंगे। फिर स्टेट्स की बात करें, अवस्था की बात करें, जैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड, हंगर, थ्रस्ट, भूखा प्यासा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, माइजरी, कंजूसी, पोवर्टी, गरीबी, ये सारे के सारे अवस्था हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु का, तो वो सब भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से होगा। आर्ट्स की बात करें, कोई कला, जैसे डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, पोइट्री, ये सब भी क्या है, इसके तो कोई फिजिकल फॉर्म होते नहीं है, तो ये सारे भी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही हैं। फिर कोई सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, ये सारे के सारे भी क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होंगे। इसके अलावा कुछ और भी हैं। द नेम्स ऑफ इवेंट्स एंड नेचुरल क्लाइमेटीज, डिजीज एंड गेम्स आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अगर हम बात करें कोई नेचुरल क्लाइमेटीज, कोई प्राकृतिक आपदा है, कोई प्राकृतिक घटना है, या कोई बीमारी का नाम है, कोई स्पॉट्स के नेम है, वो सारे भी क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में ही काउंट होंगे। इवेंट्स और नेचुरल क्लाइमेटीज के एग्जांपल्स देखें, जैसे बर्थ, डेथ, ये क्या नेचुरल इवेंट्स है, हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। फेमिन, ड्रॉट, बाढ़, फ्लड, सूखा, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो है। डिजीजेज और गेम्स का एग्जांपल देखो, जैसे मलेरिया, कोलेरा, कैंसर, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे के सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही काउंट होंगे। फिर इसके बाद नोट में कुछ देख लें। जनरली एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज़ नो प्लूरल फॉर्म बट हियर आर सम एक्सेप्शंस। हम जानते हैं कि जनरली हम इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह होते ही हैं, तो यहाँ भी है। सिचुएशंस, आइडियाज, ये सब कुछ एक्सेप्शनल हैं। एग्जाम्पल जैसे कुछ है, जस्टिस इज अ नोबल क्वालिटी, अब यहाँ पे जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही इज अ जस्टिस ऑफ द पीस, अब यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि जस्टिस, ही इज अ जस्टिस ऑफ द पीस, यानी ही के क्वालिटी की बात हो रही है। जस्टिस एज अ कॉमन नाउन यहाँ प्रयोग हो रहा है। अब किसी को भी बोल सकते हैं वह शांति का न्यायी है ना, ही इज अ जस्टिस ऑफ द पीस। द शिप इज इन साइट, अब यहाँ पे है कि शिप जो है, जहाज दृश्य में है, दिख रहा है। वी एंजॉय ब्यूटीफुल साइट्स एट द मनाली, अब यहाँ पे साइट्स मतलब दृश्य में है, मतलब दिखने में है। जैसे कोई जा रहा है, देखते हैं कि जैसे हेलीकॉप्टर जाते हुए देखते हैं कि कब तक वो साइट में है, कब तक वो दिख रहा है, दृश्य में है। उसके बाद है वही, अगर साइट्स की बात करें तो स्थल को भी हम साइट्स के लिए मनाली, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे हमने कुछ साइट्स घूमा, टूर पे गया था, तो वहाँ पे वो साइट्स क्या होंगे, कॉमन नाउन, यानी एक जगह वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो दूसरे एग्जांपल वो कॉमन नाउन भी हो सकता है। देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच, यानी नो स्पेस, यानी इस बेंच पे कोई जगह नहीं है। अब रूम मतलब कमरा, अब दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, कमरा का हो गया। आई रिक्वायर अ सेपरेट रूम, मुझे एक अलग रूम चाहिए, कमरा चाहिए, जबकि दोनों रूम में अंतर है। यहाँ पे रूम स्पेलिंग सेम है, लेकिन यूजेज के अकॉर्डिंग क्या है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग अलग। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि यहाँ पे कॉमन नाउन है। एक और अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स की बात करें तो भाई, वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, या तो वे काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। जैसे काउंटेबल नाउन की बात करें, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल, एंड द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल में हम रखते हैं किसको, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को। दे हैव प्लूरल फॉर्म्स, काउंटेबल के प्लूरल फॉर्म्स होंगे, जबकि वाइल अनकाउंटेबल्स यानी मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर, दे डोंट हैव द प्लूरल फॉर्म। ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू सम ग्रामरियंस, प्रॉपर नाउन हैज़ बीन सेपरेटेड, रिवार्डेड अ सेपरेट कैटेगरी। कुछ ग्रामरियन इसको अलग कर देते हैं, तो यानी 3 काइंड कर देते हैं, एक प्रॉपर नाउन, फिर काउंटेबल, फिर अनकाउंटेबल। और कुछ ग्रामरियन 2 काउंटेबल और अनकाउंटेबल में काम चला देते हैं। और कुछ ग्रामरियन जो है कलेक्टिव नाउन को न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, यानी जिसका कोई जेंडर नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा जो नाउन के एकदम बेसिक वीडियो थे, उसको मैंने यहाँ अपलोड करा। इसके बाद हम लोग इसके एडवांस्ड एप्लीकेशन को देखेंगे।
अब नाउन्स नंबर्स को हम लोग समझेंगे, फिर नाउन केस को देखेंगे, जहाँ से सवाल एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे अभी अपकमिंग सीजीएल एग्जामिनेशन है उसके लिए भी हम लोग देखेंगे नाउन्स से कैसे कैसे सवाल आते हैं। फिर आगे और भी जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी ग्रेजुएट स्तर का भी और इंटर स्तर का भी, उसके भी जो भी सवाल होंगे उसको भी मैं लाऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे कैसे बहुत सारे जैसे वोकैब्स को लेकर लोगों को परेशानी होती है, कैसे सर वोकैब्स याद रखें, तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूट वर्ड को अगर याद रखें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप पकड़ सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग एक कंसेप्चुअल मेथड से काम करें, एक बेहतर ढंग से काम करें, तो एग्ज़ामिनेशन निकालने आसान है। बाकी आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, लाइक कमेंट्स बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए, और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे, और इसी प्रकार से आगे भी हम लोग सीरीज़ वाइज करके वीडियो आपको देते रहेंगे। अंत में बस आप लोग एक लाइक ज़रूर दे दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं जो भी आपका सजेशन हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का सेपरेट जवाब दे सकूं। जय हिंद, धन्यवाद।